हाल ही में बद्रीनाथ सीट में हुए उपचुनाव में बीजेपी की हार की चर्चा पूरे देश में हुई। इसे फैजाबाद यानी जहां पर अयोध्या है उस सीट में बीजेपी की हार से जोड़ा गया, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बीजेपी ने बनाया और यहाँ बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम है जिसमें मास्टर प्लान पर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर यह कहा कि उनसे प्रत्याशी चयन करने में जल्दबाजी हुई या गलती हुई है, जिसकी वजह से वो ये सीट हार गए। लेकिन क्या ये कहकर अपने संगठन और सरकार की सारी जिम्मेदारियां, हार की जिम्मेदारियां वो प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के ऊपर नहीं डाल रही हैं? इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद इस विधानसभा सीट से आते हैं। वो इस सीट से विधायक भी रह चुके हैं और पिछला चुनाव 2022 का चुनाव वो महज 2067 वोटों से हारे थे। वो राज्यसभा सांसद भी हैं। उन पर इतना कर्म और इतनी कृपा सरकार ने और संगठन ने बरसाई कि उन्हें राज्यसभा सांसद चुना गया, यहाँ से उत्तराखंड से राज्यसभा भेजा गया। वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में वो ये कैसे कह सकते हैं कि प्रत्याशी चुनने में उनसे गलती हो गई? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के एक सूबे के वो अध्यक्ष हैं। इस पार्टी में पन्ना प्रमुख का दम महेंद्र भट्ट पूरे अपने टेन्योर के दौरान, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान भरते आए हैं। वो कहते आए हैं कि हमारी पार्टी बूथ लेवल तक बेहद मजबूत है। तो वो कांग्रेस पार्टी के सामने अपना ये चुनाव कैसे हार जाती है, जो सांगठनिक रूप से बेहद कमज़ोर पार्टी इस समय नज़र आ रही है। बद्रीनाथ सीट की अगर हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरे, मजबूत कार्यकर्ता कांग्रेस के पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे और गढ़वाल लोकसभा से एकमात्र विधायक राजेंद्र भंडारी भी आखिरकार बीजेपी में चले गए थे। तो कांग्रेस के पास ज़मीनी कार्यकर्ताओं का टोटा इस विधानसभा सीट में था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने यहाँ से 5000 से ज़्यादा वोटों में जीत हासिल की है। इसकी वजह क्या है? क्या बतौर सांसद और बतौर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फेल हो गए हैं? खुद अपने पोखरी ब्लॉक से वो लगभग 2000 वोट पीछे हैं। हालांकि अपना जो बूथ था ब्राह्मण ताला, उस बूथ से वो ज़रूर कुछ 30 या 40 वोटों से आगे रहे, लेकिन पोखरी ब्लॉक जो उनका ब्लॉक है वहाँ से भी वो पीछे रहे हैं। तो ये सवाल पैदा होता है इसके बाद कि आखिर महेंद्र भट्ट अपनी जिम्मेदारियों से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? वो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं, राज्यसभा सांसद वो हैं। तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि जो हार है वो उस प्रत्याशी की वजह से हुई है या प्रत्याशी के प्रति लोगों की नाराज़गी की वजह से हुई है? क्यों उस नाराज़गी को महेंद्र भट्ट कम नहीं कर पाए? ये एक बड़ा सवाल है। और अपनी जिम्मेदारियों को वो किसी और पे ठीक रहा, उसका कैसे फोड़ सकते हैं? इसकी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को लेनी होगी, क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष और बतौर राज्यसभा सांसद ये उनकी बहुत बड़ी हार है। भाजपा जाति वही है। ठीक है कि राजेंद्र भंडारी जी ने विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सत्ता दल को ज्वाइन किया था। मैं बद्रीनाथ की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए राजेंद्र भंडारी जी ने जो वादे वहाँ की जनता के बीच में हम पूर्ण करेंगे। सरकार में हमें मंगलौर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ की जनता से हमारे प्रत्याशी बढ़ाना, जिनको कांग्रेस भारी प्रत्याशी गा कर अपना एक प्रकार से उनको आज जनता ने बेनकाब कर दिया। कांग्रेस के नेताओं को भी उत्तर दे दिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी अपने को उस मुकाम तक पहुँचाएगी। ठीक है, हार होती है, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर सीटें भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, उसका हमारा प्रयास रहेगा। ये पूरा मामला शुरू होता है लोकसभा चुनाव से, जहाँ प्रचार के दौरान अचानक ये खबर आती है कि बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और उससे कुछ घंटे पहले राजेंद्र भंडारी, जो बीजेपी के में शामिल होते हैं, जो कांग्रेस के विधायक थे, वो चुनाव प्रचार कर रहे थे कांग्रेस के लिए और वो कोस रहे थे भाजपा को और ये कह रहे थे कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो बीजेपी और उनकी पत्नी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। और कुछ ही घंटों बाद उन्होंने इन अफवाहों को सच करके दिखा दिया। बातें तो लोग बहुत करते रहते हैं। आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा। ये चलता रहता है अफवाहें। हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं
हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बहुत बड़ी गलती तात्कालिक लाभ के लिए बीजेपी ने की, बिना किसी जो लोकल लीडरशिप है, जो प्रदेश का जो संगठन है, उससे बिना किसी तरीके की भी बातचीत किए बिना जो है राजेंद्र भंडारी को ज्वाइन करा दिया गया बीजेपी। और आखिरी समय में महेंद्र भट्ट को भी आखिरी समय में ये पता चला कि राजेंद्र भंडारी जो हैं वो भाजपा में जाने वाले हैं, और उनकी ज्वाइनिंग में, राजेंद्र भंडारी की बीजेपी में शामिल होने के पीछे ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा हाथ गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी का रहा। अनिल बलूनी उस समय चुनाव लड़ रहे थे और लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे थे, और ठीक उस समय राजेंद्र भंडारी को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया। लेकिन इसके बाद नतीजा ये रहा कि वो भले ही 8000 वोटों से ये सीट जीते हों विधानसभा, इस विधानसभा में 8000 वोटों से वो कांग्रेस से भले ही आगे रहे हों, लेकिन इस विधानसभा उपचुनाव में 5000 की हार की जो पटकथा है वो ठीक उसी समय लिख दी गई थी, वोटरों की नाराज़गी के समय, जिस समय वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। वोटरों में इतनी ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि आखिर राजेंद्र भंडारी ने ऐन समय में पाला क्यों बदला, और यही वजह थी कि जिसके कारण राजेंद्र भंडारी के खिलाफ एक माहौल इस विधानसभा सीट में बना। और ये बात राजेंद्र भंडारी को भी बेहद अच्छी तरह मालूम थी कि उनके खिलाफ नाराज़गी यहाँ पर है। संगठन को भी मालूम था, बीजेपी संगठन को भी मालूम था, क्योंकि बीजेपी संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत मायूस हुए इस पूरे प्रकरण के बाद, जब राजेंद्र भंडारी ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन की। कुछ वो लोग जो कि पहले ही एक बड़ा धड़ा इस सीट से बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस का एक बड़ा चंक कार्यकर्ताओं का राजेंद्र भंडारी से जो परेशान था, वो पहले ही बीजेपी में आ गया था। इसके अलावा लोकल जो वहाँ का जो कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो अपना ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो पार्टी के इस कदम से बेहद नाराज़ था, और उसकी नाराज़गी जो है वो इस विधानसभा सीट की नतीजों में, उपचुनाव के नतीजों में हमें देखने को मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो उपचुनाव जो होता है वो किसी भी प्रदेश में जब उपचुनाव होता है, वो वहाँ पे सत्तासीन जो दल होता है उसमें उसको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो होती है। इसके अलावा जो सारा तंत्र है, प्रचार तंत्र है, उसके पास होता है, जिससे वो अपनी विकास की योजनाओं को भुनाता है, और एक बढ़त उस दल के पास रहती है। लेकिन बद्रीनाथ सीट में ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट मंगलौर सीट में भी ऐसा नहीं हुआ, जहाँ पर दोनों सीटें बीजेपी हार गई। लेकिन अगर बद्रीनाथ सीट की हम बात करें तो फरवरी महीने में ही मुख्यमंत्री ने इस ज़िले का दौरा किया, चमोली ज़िले का दौरा किया था, जहाँ पे उन्होंने 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया था। और आपको बता दूं कि जोशीमठ, जो कि लगातार भूस्खलन की चपेट में है, दरक रहा है, वहाँ भी अच्छा काम करने की, यानी बेहतर काम करने की का दावा मुख्यमंत्री ने, अपनी सरकार ने, उन्होंने किया कि हम लगातार जोशीमठ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जोशीमठ ब्लॉक से भी लगभग 1700 वोटों से बीजेपी पीछे रही है। अभी कुछ ही समय पहले सतत विकास लक्ष्यों को लेकर बड़ा प्रचार किया गया। नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उत्तराखंड को नंबर 1 पायदान पे रखा है। इसका खूब प्रचार प्रसार किया गया, हेडलाइंस बनाई गई, लेकिन उसकी सच्चाई भी बद्रीनाथ उपचुनाव में के परिणामों में सामने आ गई। जिस तरीके का प्रचार किया गया था, ऐसा कुछ शायद वो वोटरों तक नहीं पहुंचा। वो प्रचार जो है वो वोटरों को नहीं भाया, और उन्होंने बीजेपी को नकार दिया। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो दावे हैं, उन्हें भी वोटर ने नकार दिया है। एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की इस इलाके में चल रही है, वाइब्रेंट विलेज, जहाँ पे सीमांत जो इलाके हैं, जो गाँव हैं, सीमांत जो गाँव हैं, उन गाँव में सारी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं स्थापित करने की ये योजना है। खुद प्रधानमंत्री माणा गांव में आए थे, जहां जिसे पहले अंतिम गांव कहा जाता था, भारत का अंतिम गांव। उस गांव को उन्होंने भारत का पहला गांव करके संबोधित किया, कहकर संबोधित किया था, और जिसके बाद माणा काफ़ी लाइमलाइट में आया था। लेकिन उस गांव में भी अगर बीजेपी की हालत देखें तो वहाँ पे जो अंतर है वो बीजेपी और कांग्रेस का, वो 100 वोटों से ज़्यादा का अंतर है। 184 वोट कांग्रेस को मिले हैं, और 2 संख्या में शायद बीजेपी को वोट वहाँ पर मिले हैं। बेहद कम वोट वहाँ पर बीजेपी को मिले हैं। ऐसे ही हाल नीति गांव का भी है, जो एक और सीमांत गांव है, वहाँ पर भी बीजेपी को कांग्रेस से बेहद कम वोट मिले हैं। जो वाइब्रेंट विलेज के जो गांव चयनित किए गए थे चमोली ज़िले के अंदर, उन तमाम, जो कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट के अंदर आते हैं, उन तमाम सीमांत गाँवों में बीजेपी
बेहद पीछे रही। रैणी, जो कि चिपको आंदोलन के लिए जाना जाता है, रैणी गांव जहां पे आपदा भी आई थी, जो धौलीगंगा की जो आपदा है, वहां पर बीजेपी पीछे रही है। द्रोणागिरी एक गांव है, बेहद महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक स्वरूप को लेके। इसके अलावा वहाँ पे किंवदंतियाँ भी हैं कि जो संजीवनी का जो पहाड़ है, संजीवनी बूटी जो है, उसका जो पहाड़ है, वो हनुमान जी वो उसी द्रोणागिरी गांव से लेकर गए थे, वहाँ बीजेपी पीछे है। तो ये कई चीज़ें दर्शाता है। ये जो परिणाम है बद्रीनाथ के, वो ये साफ तौर पे कहता है कि सरकार के कामों से भी जनता बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, ना ही संगठन के स्तर पर बीजेपी में काम हुआ, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज बीजेपी नहीं कर पाई, उनकी नाराज़गी भांप नहीं पाई। खुद महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद ये सीट वो हार जाते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है महेंद्र भट्ट और धामी सरकार की यहाँ पर समझ में आती है और उनकी बनती है। अब देखें, राजेंद्र भंडारी, ये कहा जा रहा है कि राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कोई भी समझदार जो राजनीति का जानकार व्यक्ति होगा, समझदार व्यक्ति होगा, मैच्योर, पॉलिटिकली मैच्योर व्यक्ति होगा, वो ये समझ सकता है कि राजेंद्र भंडारी को हासिल क्या हुआ बीजेपी ज्वाइन करने में। आप देखेंगे कि उनकी जब ज्वाइन कर रहे थे, उनको ज़रूर ये मालूम होगा, क्योंकि इतने मैच्योर पॉलिटिशियन तो वो हैं ही, कि उन्हें ज़रूर ये मालूम होगा कि वो बेफिजूल में एक और चुनावी परीक्षा में कूद रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि उनकी विधायकी चली गई, उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ना पड़ा और एक रिस्क लेना पड़ा। एक वो रिस्क जो वो नहीं लेना चाहते थे, वो अपनी मर्जी से वो रिस्क उन्होंने लिया या किसी और की मर्जी के आगे वो झुक गए, ये देखना होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वो अगर इसको समझा जाए, इस पूरे मामले को समझा जाए कि वो क्यों ज्वाइन किया, तो ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं चाहते थे बीजेपी ज्वाइन करना, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वो किसी की मर्ज़ी के आगे झुक गए, ऐसा, और उसके बाद अपनी विधायकी भी उन्होंने गंवा दी। तो कुल मिलाकर और उनके ज्वाइन करने से बीजेपी सरकार को भी बहुत ज़्यादा कोई नफ़ा नुकसान होना नहीं था, ना उनकी संख्या बल पर किसी तरीके का असर पड़ना था। तो अगर वो कांग्रेस में भी रहते तो शायद बीजेपी के लिए नुकसान वाली स्थिति नहीं थी। बीजेपी की सरकार, क्योंकि संख्या बल उनके पास है, और बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति नहीं थी कि उनके आ जाने से सरकार को और ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ, और ऐसा माना जा रहा है कि तात्कालिक लाभ जो लोकसभा जीतने का था, उसके लिए राजेंद्र भंडारी को, माहौल बनाने के लिए राजेंद्र भंडारी को लाया तो गया, लेकिन एक दीर्घकालिक नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो गया। उनके कार्यकर्ता उससे छिटक गए, और उसका नुकसान जो है वो बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी को हार के रूप में देखना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी है सिर्फ राजेंद्र भंडारी की नहीं है, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सीट और राज्य सरकार का लिटमस टेस्ट ये दोनों था। क्योंकि कई बार हम देखते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री बाहर के राज्यों में जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, और जिन जिन सीटों पे वो चुनाव प्रचार करते हैं, ये कहा जाता है जब रिजल्ट वहाँ पर आता है और वहाँ अगर भाजपा जीतती है तो इसको बहुत डंके की चोट पे प्रचारित किया जाता है कि जिस जिस जगह मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने प्रचार किया, वहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। विधानसभा बद्रीनाथ में भी मुख्यमंत्री ने 3 दिन कैंप किया, पूरी की पूरी कैबिनेट बद्रीनाथ विधानसभा में डटी रही, पूरा संगठन, खुद प्रदेश अध्यक्ष इस सीट से आते हैं, बीजेपी तब भी ये सीट हार जाती है। तो हार का ठीक रहा, हार की जिम्मेदारी सिर्फ राजेंद्र भंडारी की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी महेंद्र भट्ट को व्यक्तिगत तौर पर और धामी सरकार को लेनी चाहिए। नमस्कार।